हेलो एवरीवन, दिस इज साचिव अगेन फ्रॉम बॉक्स ब्रेन। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा एससीएम का सेशन है सप्लाई चेन का। रियली सॉरी अबाउट दैट, देयर इज इंसिडेंट यस्टरडे। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था जिसकी वजह से हम लोग सेशन कंडक्ट नहीं कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली वी टेक टाइम फ्रॉम आवर ट्रेनर्स के दोबारा से एक सेशन मतलब दोबारा से अपना टाइम थोड़ा सा निकालें रिगार्डिंग हम सप्लाई चेन के हवाले से। तो माई टू फ्रेंड्स, my class fellow also. One is from Domino's Pizza, and second one is from AGS Batteries. So I welcome both. और तीसरा जो है वो हमारे साथ ऑन एंड ऑन अभी दे हैव बिजी बिकॉज उनका इसके एक स्केड्यूल आ गया। अनफॉर्चुनेटली अगर वो उनका दे हैव टाइम तो वो हमें कंटिन्यू कर लेंगे। बट मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अपनी डिस्कशन का। तो मैं चलता हूँ फराज के पास, उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद फिर हम लेते हैं आरबी से। जी प्लीज। Thank you, Bilal. Thank you, Saad. Thank you for inviting. और फराज प्लीज टर्न ऑन योर माइक प्लीज जब बोलने लगे तो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग साद। वाकई में बहुत मजा आया यार कि आपने जो ना इतना अच्छा एक फायदा होता है, काफी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है इससे, या काफी उनकी लर्निंग होती है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यार। आज के सेशन में होपफुली मजा आएगा इंशाल्लाह। जी फराज, आप बोले। साद अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहूँगा साद कि बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया है आपने ये। हमारे जितने भी जान पहचान के हैं, जूनियर्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हम उन सबसे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। हम जैसे कि बैचमेट थे 2012 में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। फिर मैंने वुड इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट किया है। वहाँ तकरीबन 2 साल मैंने जॉब की है। फिर मैं फूड साइड आ गया। पहले मैं यूनिलीवर गया, फिर वहाँ से फिर मैंने हबीब ऑयल में जॉब की है। फिर इन द मीन वाइल साथ साथ मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है और अब मैं लास्ट मोर देन 3 ईयर्स से मैं डोमिनोज के अंदर जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट ये सब चीज़ें देख रहा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल। Okay, this is all about our little introduction of our trainers, Faraz, and they both are working actually in supply chain. So what do you think? What do you think about COVID-19? हम स्टार्ट करते हैं COVID-19 से। व्हाट डू यू क्या COVID-19 के हम लोग हर ट्रेनर से डिस्कस कर रहे हैं अबाउट COVID-19, एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था। So what your perception about this COVID-19? क्या कहते हैं? What is this? A lot of people say that this is we take it as an opportunity, we take it as a challenge. हम लोग इसको चैलेंज लेके इसको डील करें। काफी लोग इसको चैलेंज लेके डील कर रहे हैं। छोटे बिजनेसेस की बात करते हैं, आगे सप्लाई चेन में और बड़े बिजनेस की बात भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो काफी लोग इस चीज से मतलब इट्स न्यू नॉर्मल के अंदर वो अपने आप को मेंटेन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, विद मतलब एक छोटे दुकान वाला भी वो भी एक अच्छे तरीके से सप्लाई चेन को मैनेज कर रहा है, यू कैन से। सो व्हाट योर परसेप्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आस्क फ्रॉम आरबी, देन फ्रॉम फराज प्लीज। ठीक है, सॉरी साद, आपकी आवाज जो है ना वो ऑडिबल नहीं थी, तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सका पहले। तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि यार मेरे पास भी जो है ना वो अराउंड 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने BE इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद मैंने MBA किया था सप्लाई चेन में कराची से ही, CBM से। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा वर्सेटाइल रहा है। मैंने टेक्सटाइल सेक्टर में भी काम किया एज एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर वे बैक इन 2013, और उसके बाद मैंने लाहौर में जॉब की थी अराउंड 2 ईयर्स, एंड आई वाज एसोसिएटेड विद द ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिलत ट्रैक्टर्स। और उसके बाद वहाँ पे मैंने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम किया था, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में। मैं कराची में भी आया वापस, यहाँ पे मैंने एटलस ग्रुप में जॉब करना स्टार्ट की, तो मैंने ऑपरेशन में जॉब की।
उसके बाद मैंने सप्लाई चेन में स्टार्ट की जॉब। तो ओवरऑल जो है ना थोड़ा सा मेरा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस है। ठीक है। अच्छा, उसके दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रो। और उसके अलावा आप बात कर रहे थे कोविड-19 की, तो उसका इम्पैक्ट क्या है सप्लाई चेन पे ओवरऑल। तो यार अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो पाकिस्तान में रह के ना शायद हमें इतना ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आया। आया है, नो डाउट आया है। उन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा आया है जिनकी परचेजिंग या जिनकी सोर्सेज है वो बाहर से बहुत ज्यादा होती है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करवाते हैं। उन उन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट आया है इस चीज का, क्योंकि बाहर से वो इजीली रॉ मटेरियल वगैरह परचेज नहीं करवा रहे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि जिनका मटेरियल रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो लोकलाइज्ड है, तो उस उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा इस चीज का। ठीक है। अ, अगर मैं देखूं तो सप्लाई चेन जो है सिर्फ एक एरिया का नाम नहीं है, एक एरिया नहीं है, इसमें काफी फंक्शनल एरियाज हैं। अगर बाकी फंक्शनल एरियाज में देखूं तो शायद उसमें इतना इम्पैक्ट नहीं है। अगर ओवरऑल आप देखोगे डिमांड प्लानिंग है या सप्लाई चेन प्लानिंग है तो शायद उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा इसका। परचेज के अलावा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है या इसके अलावा वेयर हाउसिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कस्टमर सर्विस है, ये सारे जो थोड़े से सपोर्टिव एरियाज हैं उन पे इतना इम्पैक्ट नहीं आया। हाँ, परचेज पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है और उन कंपनीज पे आया है जिनका सारा सोर्स जो है वो इम्पोर्ट पे रिलेट वो है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट पे रिलाई करते हैं। तो अगेन काफी चीजें हैं जो कि हम इस कोविड-19 से लर्न कर सकते हैं और काफी चीजें जो है वो कंपनीज को अंडरस्टैंड करनी चाहिए इस पेंडेमिक से। जैसे कि काफी कंपनीज थी वो सिंगल सोर्स थी, एक ही सिर्फ कंट्री पे जो है ना बहुत डिपेंडेंट थी, चाइना से बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट करवाती थी। तो वहां पे इनिशियली उनको बहुत ज्यादा जो है ना इम्पैक्ट पड़ा जब लॉकडाउन हुआ। तो कुछ कंपनीज हैं जो कि जिनके मल्टीपल सोर्सेज हैं, या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि इम्पोर्ट भी करवाते हैं और लोकलाइज भी उनके सोर्सेज हैं, कुछ लोकल सोर्सेज भी हैं, तो उनको कंपैरेटिवली कुछ फायदा हुआ है। ठीक है। जिनके लोकल सोर्सेज है तो उन्होंने ज्यादा उन पर रिलाई करना शुरू कर दिया, तो ओवरऑल उनका बिजनेस इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। जो कि सिर्फ इम्पोर्ट पे रिलाई कर रहे थे उसका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है इससे। तो ओवरऑल यार कुछ अपॉर्चुनिटीज भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आई हैं इसकी वजह से, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो है बिजनेस ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ है। पर लेट्स सी आगे जिस तरह से चीजें चल रही हैं तो होपफुली ये चीजें स्मूथ हो जाएंगी। और पाकिस्तान में क्योंकि करंटली इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि यहाँ पे लॉकडाउन है नहीं, और लॉकडाउन के हम जो है वो ज्यादा देर तक वो कर भी नहीं सकते, तो ओवरऑल मुझे पर्सनली लगता है कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इस पे पाकिस्तान की सप्लाई चेन पे। एंड फराज। आरबी की बात को मैं इंडोर्स करते हुए आगे ले चलूंगा। डेफिनेटली प्रोक्योरमेंट पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि मेरा कोर एरिया ही प्रोक्योरमेंट है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। पहले चीज़ें जितनी आसानी से मिल रही थी अब वो नहीं मिल रही। इवन लोकल मार्केट में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, हमारा कोरोना स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन हो गया था, उस वक्त तो चीज़ें अरेंज करना इतना मुश्किल था कि इवन वेंडर अपनी शॉप तक ओपन नहीं कर सकता। जैसे ही ओपन करता था पुलिस वाले आते थे और वो बंद करवा देते थे और चालान और जुर्माना अलग करते थे उनके ऊपर के लॉकडाउन है आपने कैसे ओपन कर ली। उन दिनों मटेरियल की अरेंजमेंट करना बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता था हमारे लिए। छुप छुपा के रात के अंधेरे में जाके सामान निकलवाते थे वेंडर से, तो फिर वो सामान मंगवाते थे। खैर उन दिनों हमारे अपनी भी, चूंकि मैं रेस्टोरेंट, हमारा रेस्टोरेंट चेन है हमारी, होरेका से हूँ, डिपेंड कर मतलब होरेका में हूँ मैं, तो रेस्टोरेंट्स को बड़ा फर्क पड़ा इन चीज़ों को। तो शुरू के 10 से 15 दिन तो रेस्टोरेंट भी बंद रहे, हमारा बिजनेस बहुत बुरा इफेक्ट हुआ था। लेकिन फिर थोड़ा जैसे गवर्नमेंट ने परमिशन दी, लॉकडाउन को नरम किया, तो शॉप्स भी ओपन होना शुरू हुई। अच्छा, जहाँ तक मैं इंपोर्ट को लेके चलूँ, इंपोर्ट में डेफिनेटली शिपमेंट्स डिले हुई हैं। नॉर्मली अगर एक शिपमेंट यूएसए से 40-45 दिन में आ रही थी, वो 60 दिन में आ रही है। और सोर्सिंग, अच्छा जो एक्सपोर्ट वाले हैं उनको इम्पैक्ट ये पड़ा है कि बाहर मुल्क से कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन है पूरी दुनिया में। तो उनको सामान किसको बेचें, हर कोई अपने आप को इस वक्त सर्वाइव कर रहा है। तो ना सामान बाहर जा रहा है, जो आ रहा है वो डिले आ रहा है। अब यहाँ से लॉजिस्टिक्स, अगर सप्लाई चेन में मैं लेके चलूँ लॉजिस्टिक्स, अब हमें गाड़ी की अरेंजमेंट करनी होती है तो गाड़ी भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब कंट्री हमें मटेरियल मूव करना होता है तो वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। चार्जेस मनमाने बढ़ा दिए हैं हर एक ने। एक चीज़ जो इजीली अवेलेबल होती थी 100 रुपए की, अब वो 500-600 की मिल रही है। ये लोग नॉर्मल परचेज में भी ये मसला आ रहा है, लॉजिस्टिक्स में गाड़ी के अरेंजमेंट मुश्किल हो रहा है। हाँ, लेकिन इन्वेंट्री के ऊपर और मटेरियल मैनेजमेंट पे यहाँ पर विद इन द फैक्ट्री, विद इन द वेयर हाउस कोई फैक्ट्री इतना खास फर्क नहीं पड़ा। एम्प्लॉयज लिमिटेड हो गए लेकिन काम वैसे के वैसे ही चल रहा है सब भी।
So this is all about your perception regarding COVID-19. बड़ा अच्छी बात करी कि COVID-19 के हवाले से कि there is a pressure, we can say pressure भी हुआ और like opportunity भी थी obviously. So on and on, बिल्कुल आप लोगों ने सही बात की and I want to share something with you guys. I just saw there is a one shop in my Gulshan Iqbal where I live. So मेरे एरिया के अंदर एक दुकान थी. There is a problem in my home for electricity. मैं जब देखा कि यार इलेक्ट्रिशियन की शॉप है और एक्चुअली लॉकडाउन, when a peak lockdown, जब peak lockdown चल रहा था उस टाइम मैं गया तो then गुलशन में उसके मेन उसने बैनर लगाया हुआ, पेनाफ्लेक्स लगाया, बिग बैनर, उसमें लिखा हुआ था फॉर कॉल अस फॉर ई सर्विसेज एट होम. और दूसरी चीज ये भी लिखी हुई और व्हाट्सएप पेज पे उन्होंने लिखा हुआ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर ही है एंड फेसबुक का लिंक ही है. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. और मैंने कहा रियली शॉक हुआ कि ऐसा भी काम हो रहा है, मतलब लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी भी बनाया. और इसी तरीके से ऐसे लोग भी कामयाब होते हैं जो ऐसे प्रॉब्लम में या रिस्क में जो है वो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं. वो ये नहीं देखते कि यार प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, वो हो गया. देयर इज नो एनी एक्सक्यूजेस. सो ऑन एंड ऑन काफी लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी बनाई, नॉट रिलेटेड टू कि भाई हमारा कारोबार तबाह हो गया ये वो. जैसे दुकान शॉपकीपर्स सोच रहे थे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है एनीवेज एनी आउटलेट. सो दिस ऑल अबाउट. फिर एक बार्बर की शॉप देखी मैंने, बार्बर की शॉप पे भी लिखा हुआ कि हम सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग लाइक आउटलेट. सो दिस ऑन एंड ऑन मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी शॉपिंग थी कि मतलब एक हेयर ड्रेसर ने बड़ा अपना ई सर्विसेज स्टार्ट करी और एक इलेक्ट्रिशियन ने ई सर्विसेज स्टार्ट करी इन कराची पाकिस्तान. सो ऑन एंड ऑन बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ. सो कम टू द टॉपिक. यार हाँ सही कह रहे हो. साथ में इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दूं. वाकई आप सही कह रहे हो. तो जैसे होता है ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तो काफी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बहुत फायदा भी हुआ है. अब उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि वही वाली बात है जो कि काफी कंपनीज इंपोर्ट पे रिलाई कर रही थी. अब उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान में लॉकडाउन खुल गया है तो उनको लोकल सोर्स डेवलप करनी थी यहाँ पे. अब लोकल सोर्स डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली वो छोटे छोटे सेटअप जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गए. वहाँ पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया हुआ है अपना सेटअप. तो इससे लोकल इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होगा. जहाँ पे हम जॉब्स जाने की बात कर रहे हैं तो यहाँ से फिर फर्दर जो है जॉब्स आना भी शुरू हो जाएंगी. अब छोटी छोटी चीजें जो कि हम पहले इंपोर्ट करवाते थे यहाँ पे लोकलाइज जो है होना शुरू हो जाएंगी, लोकली बनना शुरू हो जाएंगी. तो शायद इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. That's great. बिल्कुल ऐसे ही है. लोकल शॉप्स है, ई कॉमर्स जो है ना वो एकदम इनहैंस हुआ है दिस कोविड की वजह से. ये एक अपॉर्चुनिटी है. सो जी फराज आप कुछ कह रहे थे. बिल्कुल सर, ऐसे ही ई कॉमर्स को बूम मिला है और बहुत ज्यादा. इवन मैंने लास्ट मंथ जो हेयर ड्रेसर को फोन करके घर पे ही बुलाया था कि मेरे बाल काट जाओ. तो ये सही बात है, ऐसा चल रहा है. ई कॉमर्स को जो इस पे जितनी जल्दी अडॉप्ट कर रहा है वो फायदा उठा रहा है. जो लॉकडाउन करके शॉप बंद करके बैठ गया है वो डेफिनेटली नुकसान में है. तो लोग ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं स्पीड में. अपना बिजनेस जो है वो डिपेंड करता है ज्यादा ई कॉमर्स के ऊपर. हमारी मॉडल भी हमारा डिलीवरी मॉडल है. तो बीइंग कंपनी में हमें डोमिनोज में तो हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा हुआ है इस चीज का, लॉकडाउन ओपन होने के बाद जब हमें परमिशन मिल गई थी. Okay, guys, please continue with to the topic. हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं. So start with RB करना चाहे आज SCM के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. Please start. Guys, please continue with our topic. Sorry. हाँ सॉरी है, शायद इंटरनेट की जो है ना काफी इश्यूज आ रहे हैं. No problem. Continue your discussion. Start with the supply chain. What is your experience? आपने शेयर किया about supply chain. So please, अब मैं तो कम बोलूँगा लेकिन आप दोनों ट्रेनर हैं, आप लोगों ने ज्यादा डिस्कशन करनी है about supply chain and all that. So this is all about the panel discussion. कोई ऐसा कुछ there is no any casual thing like all that.
तो uncasual है, you have to express your experience, your supply chain learning and development and all that, क्योंकि काफी लोग सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, so you have to, जो पहले बोलना चाहिए, you can talk please. फराज प्लीज कंटिन्यू, फिर आरबी का भी है, उसके बाद कर लेते हैं, प्लीज आप कंटिन्यू करेंगे. सप्लाई चेन प्रोसेस स्टार्ट, अगर सप्लाई चेन की डेफिनेशन देखी जाए तो सप्लाई चेन प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम प्लानिंग फेज टिल प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंच जाए. इवन कई दफ़ा रिटर्न उसमें भी आता है कि कस्टमर फीडबैक भी होता है, कस्टमर से अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आ रही है तो वो सब सप्लाई चेन प्रोसेस में होता है. मीन्स फ्रॉम द प्लानिंग फेज आपने एक प्रोडक्ट प्लान करी कि हमने ये बनाना है, उसके बाद उसका आपने कितना रॉ मटेरियल चाहिए, उसको कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे प्रोसेस करना है अपने पास, उसको कैसे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करना है, कैसे आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कैसे आपके कस्टमर्स तक जाएगी, और अगर इन केस कंप्लेन आ जाती है या कंप्लेन नहीं भी आती तो कस्टमर फीडबैक कैसे लेना है आपने फॉर नेक्स्ट, ये सब सप्लाई चेन के अंदर आता है. अच्छा, मैं इसको अगर अपनी कंपनी से रिलेट करूं तो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मिलता जुलता ही है प्रोसेस, हर कंपनी में मिलता जुलता ही होता है. प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा बेसिकली सारा चल रहा होता है, जो सेल्स चल रही होती है सीजनल सेल्स चल रही होती हैं, सीजन्स होते हैं सीजन वाइज. छुट्टी का सीजन होता है तो डेफिनेटली लोग आउटिंग्स ज़्यादा कर रहे होते हैं, बाहर की चीज़ें मंगवा के खाते होते हैं, तो हमारी उसको लेते हुए सेल्स फोरकास्ट आती है, उसको लेके फिर हम लोग प्लान करते हैं, प्लान करके फिर हम उस हिसाब से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं. प्लानिंग हमारी ऑन एंड ऑफ चेंज होती रहती है, डिपेंड कर रहा होता है. प्लानिंग करने के बाद तो प्रोक्योरमेंट आ जाती है, उसकी प्रोक्योरमेंट के बाद फिर हम मटेरियल मूव करते हैं अपनी आउटलेट्स के ऊपर. फिर वहाँ डेफिनेटली जैसे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं ब्रांचेस के ऊपर कस्टमर्स के, उस हिसाब से भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर वो कस्टमर को आगे डिलीवर्ड हो जाते हैं. फिर फीडबैक भी चल रहा होता है, जो कि हम लोग खुद भी फीडबैक ले रहे होते हैं, हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो भी फीडबैक ले रहा होता है. तो ओवरऑल सप्लाई चेन हमारी कंपनी में ऐसे चल रही होती है. थोड़ी सी नॉर्मल एफएमसीजी कंपनी से डिफरेंट है, लेकिन हमारी चल रही होती है. नॉर्मली कंपनीज में पूरा एक ट्रेंड होता है कि लास्ट ईयर इतना था या इतना सेल्स फॉरकास्ट, हमारे चेंज हो रहा होता है टाइम टू टाइम, क्योंकि किसी दिन कस्टमर बहुत सारे आ रहे होते हैं, किसी दिन बिल्कुल नहीं आते. वीकेंड पे सेल अच्छी होनी होती है, नॉर्मल डेज में कम होनी होती है, तो हमारी प्लानिंग ऑन एंड ऑफ चेंज होती रहती है. बिल्कुल ऐसे ही होता है. और आरबी क्या है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर नजर डालेंगे यार. अगर मैं ओवरऑल सब एक वास्ट फील्ड है, हाँ बहुत एक वास्ट फील्ड है यार, बहुत एक वाइड फील्ड है. अगर मैं सिर्फ अपने उन जूनियर्स की बात करूं जो कि इस फील्ड को परस्यू करना चाहते हो, आगे चाह रहे हो, उनके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस भी देना चाहूँगा यहाँ पे कि यार बेसिकली जब हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं ना इस फील्ड को परस्यू करने के लिए. कैसे ऑप्शंस होते हैं? हम उस जिस फेज में हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो उस फेज में हम अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं सप्लाई चेन से रिलेटेड, ठीक है, पहली बात तो. और आगे आके अगर मैं सप्लाई चेन की फील्ड की बात करूँ तो भाई सप्लाई चेन है क्या, तो सप्लाई चेन की जो ना हज़ारों डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी वैसे तो. पर ओवरऑल अगर यार मैं बिल्कुल जो ना एक सिंपल डेफिनेशन इसकी बताऊं तो बेसिकली ये एक नेटवर्किंग होती है जो कि सप्लायर और कंपनी के दरमियान में होती है. और ये नेटवर्किंग होती है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है. अब इसके दौरान में जितनी भी रिलेटेड प्रोसेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं या प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सारों को आपस में इंटरलिंक करना बेसिकली सप्लाई चेन की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, ठीक है. अगर मैं फंक्शनल एरियाज़ की बात करूँ तो सप्लाई चेन के जो ना बहुत ज़्यादा फंक्शनल एरियाज़ होते हैं, जिसमें 6-7 जो है ना मेजर फंक्शनल एरियाज़ होते हैं. अब उन मेजर फंक्शनल एरियाज़ की मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो है वो सप्लाई चेन प्लानिंग होती है. जो पूरा सप्लाई चेन है वो बेसिकली बेस्ड करता है सप्लाई चेन की प्लानिंग में. जितनी आपकी सप्लाई चेन प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होती है उतनी ज़्यादा चांसेस होती हैं कि आपकी सप्लाई चेन सक्सेसफुल होगी. अब सप्लाई चेन प्लानिंग में जो ना वो अलग से पूरी एक दुनिया है, वहाँ पे आप जो ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकते हो कि जैसे कि एक कस्टमर है वो एक चीज़ जो है वो डिमांड करता है, ठीक है. आप उस डिमांड को कहते हो कि डिमांड प्लान, ठीक है, जैसे आप फोरकास्टिंग भी कहते हो डिमांड फोरकास्ट. कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप कंपनी तक पहुंचाते हो डिमांड प्लान की फॉर्म पे,
उस डिमांड प्लान को फर्दर जो है आप उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हो, आप जो है कंपनी में रफ प्लानिंग करते हो, आप उस डिमांड प्लान को अपनी कैपेसिटी प्लानिंग के साथ मैच करते हो। तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन प्लानिंग। सप्लाई चेन प्लानिंग करने के बाद जो दूसरा मेजर एक सप्लाई चेन का एरिया होता है वो कहलाता है परचेज प्रोक्योरमेंट, जो कि बेसिकली सप्लाई चेन का बैकबोन होता है। आप आपकी कंपनी की सारी फाइनेंशियल बेसिकली इसी एरिया पे डिपेंड करती है। आप कितना मटेरियल परचेज कर रहे हो, आपकी जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन होती है, मार्केट में जो रेपुटेशन होती है, उसको बेसिकली आपने सस्टेन करना होता है। एक क्वालिटी प्रोडक्ट आप बना रहे होते हो तो उसके लिए आपको क्वालिटी मटेरियल परचेज करना पड़ता है, और विद इन लिमिटेड कॉस्ट आपको लिमिटेड प्राइस आपको उसको परचेज करना पड़ता है। आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपके पास जो इनफ्लोज आ रहे हो वो बैलेंस आउट हो आपके आउटफ्लोज के साथ। मतलब जो आप मटेरियल परचेज कर रहे हो वो कंटिन्यूसली जो है ना आप परचेज कर रहे हो, और आपके आउटफ्लो में जो है ना कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए। मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास जो है ना वो कोई प्रोडक्शन में कोई शॉर्टेज आ गई, या आपके कस्टमर तक किसी भी सेंस में जो है वो प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाई। तो इस वजह से जो है वो परचेज का रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदर देन दिस आपको जो है सप्लायर की जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है। सप्लाई की सिलेक्शन जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एरिया है। आपने जो है रिक्विजिशन प्रोसेस करनी पड़ती हैं, आपने बिड्स लेनी पड़ती हैं, आपने जो है उसके बेसिस पे आपने जो है सप्लायर को सिलेक्ट करना पड़ता है। सप्लायर को सिलेक्ट करने के बाद आपने मतलब एक पूरा जो है ना अलग से एक प्रोसेस है, उसके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। तो जो कि वो सारा काम जो है वो प्रोक्योरमेंट का है। अच्छा गाइस, जस्ट गिव मी अ 2 मिनट और 3 मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आप दोनों आप डिस्कस करें प्लीज टॉपिक को। आई एम जस्ट कमिंग इन 3 मिनट्स। ओके, प्लीज कंटिन्यू योर डिस्कशन। ओके ओके ओके, आपस में डिस्कशन करें, ठीक है? आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है ठीक है। तो कंटिन्यूइंग दिस ईयर उसका सप्लाई चेन के ये दो बड़े मेजर एरियाज हैं। अगर तीसरे एरिया की बात करें तो फिर वहाँ उसके बाद ऑपरेशंस आ जाता है। ऑपरेशन में बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस प्रोसेस को जो है वो कन्वर्ट करना होता है, जो कि ऑल्सो एक जो है सप्लाई चेन का बहुत बड़ा एक फंक्शनल एरिया है। अगर उसके बाद दें तो फिर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एरिया आता है। फराज, जैसे आप भी इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होंगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी एक प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एरिया ये है, जहाँ पे आपकी कॉस्ट रिलेटेड होती है। कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग आपको करनी पड़ती है। कितनी इन्वेंट्री आपने फैक्ट्री में रखनी है, इतनी इन्वेंट्री रखनी है, क्योंकि आपके कैपिटल जो है वो इससे आपका कैपिटल रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ पे आपका पैसा बेसिकली फंसा होता है। जितनी आप ज्यादा इन्वेंट्री रखते हो उतना आप अपना कैपिटल बाउंड करते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत स्मार्ट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। इतना मेरे पास मटेरियल होना चाहिए ताकि मैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकूं। इतना मेरे पास मटेरियल होना चाहिए ताकि जो मेरे पास दूसरे मटेरियल आने की लीड टाइम से मैं उसको कवर कर सकूं। इतना मेरे पास मटेरियल होना चाहिए जो कि मेरे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंगली हो। इतना मेरे पास मटेरियल होना चाहिए जिससे मैं अपनी प्रोडक्शन या मेरे पास जो आउटफ्लोज है उसको मैं मीट कर सकूं। तो ये सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एरिया में होती है, जो कि तीसरा या चौथा इंपॉर्टेंट एरिया है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आगे चल के बात करता हूँ तो अगेन वेयर हाउसिंग वाला एरिया आ जाता है। आपने आपने इन्वेंट्री मैनेज कर ली, उसके बाद फिर आपने ऑपरेशंस कर ली, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस में चला गया। वेयर हाउस जैसे हम सिंपल सोचते हैं कि भाई सिर्फ एक स्टोरेज की एरिया है, तो बेसिकली वो एक स्टोरेज की एरिया नहीं होती। अभी तो जितनी मास कस्टमाइजेशन हो रही है पूरी दुनिया में, तो सब वेयर हाउसिंग से तो जो है मल्टीपर्पज काम लिए जाते हैं। वहाँ पे जो है अलग अलग जो है ना ऑपरेशंस भी की जाती हैं, अलग लेबलिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो वेयर हाउसिंग का रोल भी जो है वो बिल्कुल लिमिटेड नहीं है। अब ये एक चौथा जो है फंक्शनल एरिया उसका वेयर हाउसिंग का हो गया। अब वेयर हाउसिंग के बाद देखें तो फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अगेन जैसे फराज आपने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका भी रोल है। इतनी ग्लोबलाइजेशन ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब आप कहीं से भी मटेरियल मंगवा सकते हो, कहीं भी अपनी प्रोडक्ट भेज सकते हो। तो सिर्फ वो बाय रोड वाला जो पहले कॉन्सेप्ट था कि ट्रांसपोर्टेशन जो है ना सिर्फ बाय रोड होती है, तो अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाय ट्रेन भी होती है, बाय रेल आपकी, बाय एयर आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, बाय सी ट्रांसपोर्टेशन होती है। शिपमेंट्स आपकी उसके कंटेनर्स के थ्रू आ रही होती हैं। तो सारे जो ना ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहते हैं ना एक राइट प्रोडक्ट एट राइट टाइम, तो उसको ये जो है ट्रांसपोर्टेशन जस्टिफाई करता है कि भाई लीड टाइम कितना होगा, कितने अरसे में किस वेयर हाउस में कौन सी प्रोडक्ट मेरी पहुंचेगी, किस एरिया में मेरी प्रोडक्ट की जरूरत है, वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का लीड टाइम क्या होगा, मेरी ट्रेसेबिलिटी कैसे होगी, मैं अपने प्रोडक्ट को ट्रेस कैसे कर सकूंगा। तो ये सारी जो है वो चीजें फिर ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती हैं, जो कि बहुत एक मेजर फंक्शनल एरिया है ना सप्लाई चेन का।
इसके बाद फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि ऑलरेडी वेयर हाउसिंग का एक पार्ट है। अलग अलग जगह पे आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, जैसे आप वेयर हाउसिंग भी कह सकते हो। कहाँ पे मेरे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होने चाहिए, किस जोन में होने चाहिए, किस जोन में मेरी सेल सबसे ज्यादा होती है, जहाँ पे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होना चाहिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, और उस मतलब ये सारी चीजें जो है फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आ जाती है। इन फंक्शनल एरियाज के अलावा एक आखिरी जो फंक्शनल एरिया आता है वो कस्टमर सर्विस का आता है। ठीक है, कस्टमर सर्विस जो है वो काफी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा भी होगा कि वो सप्लाई चेन का पार्ट भी होती है। जैसे कि एफएमसीजीज में अक्सर मैंने देखा है, काफी बड़ी बड़ी एफएमसीजीज में कि कस्टमर सर्विस को जो है वो सप्लाई चेन का पार्ट काउंट किया जाता है। अब वहाँ पे जो ना वो डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे वेंडर मैनेज इन्वेंट्री की बात हो गई, या अगर आपके प्रोडक्ट में कंप्लेंट्स होती हैं तो रिवर्स लॉजिस्टिक की बात की जाती है, कस्टमर सर्विस की बात की जाती है, जिस एरिया को वो सप्लाई चेन में ही काउंट किया जाता है। तो ओवरऑल अगर हम जैसे बात करते हैं ना सप्लाई चेन की, तो ये बहुत एक छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है, जिसकी काफी जो ना फिर इस तरह के फंक्शनल एरियाज हैं, काफी बड़ा हॉरिजॉन है इसका। तो बिल्कुल ओवरऑल आरबी, तुमने ये बहुत ज्यादा अलावा भी जो डिटेल है सारी एक एक उसकी बता सप्लाई दी। चेन को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इस एक एक एरिया में काफी हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं फर्दर। ऐसा ही है। अच्छा, एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग ऑन माय स्ट्रीम एज वेल। अगर किसी को कोई कमेंट हो तो गो टू द फेसबुक और कोई कमेंट करना हो, सवाल करना हो, क्योंकि हम लोग अपनी भी स्ट्रीम एक चला रहे होते हैं अपने पेज के ऊपर, अपने एक वॉल के ऊपर। तो इफ एनीबडी हैव अ कमेंट और एनी ग्रीटिंग्स, क्योंकि काफी क्लास 09 हमारे 09 इंडस्ट्री के काफी क्लास में से हमारे जो क्लास फेलोज है वो भी देख रहे हैं, 10 वाला 10 बैच भी हमें देख रहा है, तो वो मेरी स्ट्रीम पे देख रहा है। इफ यू हैव एनी मतलब आना चाहिए, ग्रीटिंग देना चाहिए, तो दे कैन ऑन ब्रॉडबैंड, ताकि फिर हमें जो हमारे ट्रेनर है उनको भी नजर आए। ठीक है, बिल्कुल। और आरबी आपने काफी डिटेल बता दी सप्लाई चेन की, एक एक एरिया। ओवरऑल यही है, सप्लाई चेन बहुत वास्ट फील्ड है। आप इतनी जल्दी आसानी से, मैं तो ये कहता हूँ सप्लाई चेन मैनेजर जो है वो बगैर स्ट्रेस के तो बैठ भी नहीं सकता। उसको इतने दिमाग में चीजें चल रही होती हैं, इस टाइम मेरा ये फंक्शन क्या चल रहा होगा, उस टाइम वो क्या चल रहा होगा, सारी टेंशन। इवन मैंने इतने यार सप्लाई चेन मैनेजर वाकई में जो ना बहुत बड़ा तो सप्लाई चेन, खैर देयर इज सम टेक्निकल इशू एट आरबी साइड। तो आरबी का जो आरबी की एक्सपर्टी आफ्टर मींस इसकी एक्सपर्टी होती है इन प्लानिंग एंड ऑल दैट, बट आई एम जस्ट सीइंग दैट आफ्टर एमबीए इसका जो है, इसका होराइजन और इसकी जो विजन है ना टुवर्ड सप्लाई चेन, वो बहुत ब्रॉडर हो गया, बड़ा हो गया। और मतलब इसने कहा नहीं, हम लोग प्रोडक्शन में चल रहे हैं, क्वालिटी में चल रहे हैं, मैं आल्सो वर्किंग इन क्वालिटी। तो अब मैं उस साइड से हटा हूँ, लाइक सप्लाई चेन। काफी लोगों के साथ जो डिस्कशन रही मेरी ऑन एंड ऑन सेशन रहा, उसके अंदर सप्लाई चेन के काफी लोग आए, उन्होंने डिस्कस किया। तो सप्लाई चेन भी एक दुनिया है। हम कहते थे नहीं यार इतना ज्यादा हम हल्का ले लेते थे, कैसे आए एक नॉर्मल है हल्का ले लेना सप्लाई चेन को, लेकिन इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल एक बहुत बड़ा एरिया लैक ऑफ सप्लाई चेन। सॉरी, मैं अभी आपकी बात करता हूँ। सप्लाई लेक ऑफ सप्लाई चेन, यू कैन से कि एक बंदे ने मुझे बात भी की थी, अगर सप्लाई चेन अगर लैक करती है ना आपकी, तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो हर्ट होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। जी फराज, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था जिन दिनों हमने अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी उस टाइम तक भी सप्लाई चेन इतनी वो नहीं थी, स्कोप नहीं था पाकिस्तान में, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। स्कोप तो बहुत था लेकिन अवेयरनेस नहीं थी। अब मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन आए दिन सप्लाई चेन की हर छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी तक तादाद जॉब्स आती हैं, और सबसे ज्यादा सप्लाई चेन की ही दिखती हैं जॉब्स, क्योंकि इसमें इतने एरियाज हैं। आपको प्लानिंग के अंदर भी आपको बहुत मिल जाते हैं। आपको डिमांड की प्लानिंग कैसे करनी है, आपको सप्लाई प्लानिंग कैसे करनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग में ही आपको इतनी डिटेल मिल जाती है। फिर परचेजिंग के अंदर मुख्तलिफ एरियाज है, लोकल परचेजिंग है आपको। इवन इसमें भी फर्दर बड़ी कंपनीज ने तो इसको भी सेग्रीगेट किया हुआ है, मींस पैकेजिंग की सब परचेजिंग किसी और ने करनी है, जनरल ऑर्डर की आइटम्स मंगवाने हैं वो कोई और होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी और ने देखना है, प्रोजेक्ट्स किसी और ने देखना है। तो प्रोक्योरमेंट में भी बहुत वास्ट एरियाज आ जाते हैं। फिर इसके अंदर लॉजिस्टिक्स की तो बहुत प्लानिंग होती है।
आपको बकायदा देखना पड़ता है कि कितना मटेरियल भेजना है, उसके हिसाब से कौन सी गाड़ी आपने अरेंज करनी है। आपको उस टाइम आपको करंट अफेयर्स भी पता होने चाहिए, जैसे मुल्क में आए दिन हालात अगर खराब हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मेरी गाड़ी अब कंट्री पहुंच सकती है या वहां से यहाँ कराची की तरफ आ रही है तो इजीली आ जाएगी नहीं आ जाएगी, कौन सी गाड़ी चल रही है, बड़ी गाड़ी अलाउ है या नहीं। जैसे गवर्नमेंट ने आपने कुछ 4-5 महीने पहले गवर्नमेंट ने कानून पास किया था 20 फीट अगर आप एक कंटेनर भेज रहे हो तो उसमें आप मोर देन 6 to 7 टन आप मटेरियल नहीं भेज सकते। पहले लोग क्या करते थे 20 फीट कंटेनर के अंदर आप भर के 18-17-18 टन भर के भेज देते थे, जो कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया क्योंकि आए दिन इसकी वजह से हमारे रोड्स भी खराब होते हैं, एक्सीडेंट्स भी होते हैं और पूरी दुनिया में भी एक कानून है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। तो इससे आल्दो लॉजिस्टिक्स कंपनी और कंपनीज को नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने एक इसके ऊपर कानून बनाया, लॉजिस्टिक्स को बाउंड किया इस चीज को लेके। फिर इन्वेंट्री को लेके आ जाएं, आए दिन कंपनी में यही कोशिश होती है कि आपने किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री रिड्यूस करनी है, इन्वेंट्री को आपने किस तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करना है। अगर मैं टोयोटा की तरफ जाऊं तो वो तो जस्ट इन टाइम के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि उन्होंने इन्वेंट्री ना होने के बराबर रखनी है, बिल्कुल आज ही में आया ऑर्डर बिल्कुल। आया, बिल्कुल। तो इन्वेंट्री के ऊपर तो बाकायदा प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं कि आपने इन्वेंट्री को किस तरीके से रिड्यूस करना है, किस तरीके से भी होल्डिंग कॉस्ट आपने कम करनी है कि आपके पास इन्वेंट्री ना हो बिल्कुल भी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर रहा होता है, कोई डायरेक्ट कंपनी से अपनी प्रोडक्ट बनाई और डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा होता है, जैसे मैं इनकी ही बात करूं कि कहीं किसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व हुआ होता है, किसी जगह डिस्ट्रीब्यूटर भी इन्वॉल्व नहीं होता, कहीं कहीं रिटेलर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं सप्लाई चेन के अंदर पूरी, कि डिस्ट्रीब्यूटर आके रिटेलर को दे रहे हैं। हमारी जो नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्ट्स होती हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर चैनल से भी खरीद सकते हो तो आपको बल्क में परचेज करना पड़ेगा उससे, अगर आप रिटेलर के पास जा रहे हो एक नॉर्मल दुकान के पास तो आपको वो छोटे अमाउंट में मिल जाएगा। फिर वेयर हाउसिंग में भी प्रोसेस स्टार्ट होने लग गए हैं, आपको प्रोडक्ट आती है मुख्तलिफ जगहों से, आपने उसको कंसोलिडेट किया, आपने शिपनिंग प्रोसेस को आपने अपनी प्रोडक्ट को 3 हिस्सों में ब्रेक किया है, 2 हिस्सों में ब्रेक किया, एक कस्टमर ए को दे दिया, कस्टमर बी को दे दिया। तो बेसिकली सप्लाई चेन बहुत वास्ट फील्ड है। आपको इतनी आसानी से एक सप्लाई चेन मैनेजर में बोलो इतनी आसानी से इसको कवर नहीं कर हजम सकता, नहीं परेशान इतनी आसानी से सप्लाई चेन हजम नहीं हो सकती वी कैन से, बट इट्स बिल्कुल। बहुत बात बड़ी अच्छी करूंगा इसके अंदर कि एक हमारे ट्रेनर थे फ्रॉम आई थिंक यूके सॉरी इजिप्ट, दे सेड दैट कि लैक ऑफ सप्लाई चेन कैन हर्ट योर सिस्टम, कि अगर आपकी सप्लाई चेन लैक करती है तो आपका सिस्टम जो है वो हर्ट हो जाएगा, ठीक है, और बहुत बुरी तरह हर्ट होगा। सो बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिलेटेड टू प्लानिंग, अगर किसी देखें किसी भी चीज कोई भी चीज बनती है या कुछ भी, माय पर्सनल ओपिनियन कि अगर कोई चीज भी बनती है, कोई चीज भी डेवलप होती है तो उसकी पहले छोटी सी प्लानिंग, छोटी या बड़ी यू कैन से बिल्डिंग है तो वास्ट प्लानिंग, तो प्लानिंग होती है, ठीक है। इफ यू डू नॉट गुड प्लानर, और अगर गुड प्लानर की एग्जांपल दूंगा, गुड सप्लाई चेन प्लानर, ठीक है, अगर प्लानर अच्छा है तो इट मींस के उसकी सप्लाई चेन अच्छी, उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी, उसके काइंड ऑफ ऑल थिंग्स। तो दिस इज ऑल अबाउट यू कैन से के सप्लाई चेन। साथ सॉरी जी 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 सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मेरे ख्याल से यार मेरे पास ना इंटरनेट के काफी इश्यूज आ रहे हैं, इस वजह से जो है ना आपकी आवाज भी ऑडिबल नहीं है और शायद मैं भी इसी तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। नो तो प्रॉब्लम। आप सेशन को कंटिन्यू करो अगर। जी जी आरबी, दिस इज अ न्यू नॉर्मल हाँ आप सेशन because there is some नहीं आप big सेशन को audience, कंटिन्यू करो अगर। there is a big audience at 9:30, because 9:30 to onward 10:30 11:30 there is a big audience, heavy traffic on internet, so there is a kind of हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम ऑन एंड ऑन रहेगी। फराज आर यू लिसनिंग अस? शायद फराज आउट हो गया है बिकॉज शायद प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम एट फराज एंड आई थिंक सो। हाँ फराज चला गया है। अच्छा अच्छा सो अच्छा यार इंटरनेट के इश्यूज। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम रहेगा यार, इट्स न्यू नॉर्मल वी कैन से। दिस इज यार एक्चुअली मैं बता रहा था लास्ट, आई थिंक थोड़ी सी ऑडिबल नहीं हुई थी वॉइस। मैं कहना चाह रहा था कि एमबीए के बाद जो है ना आरबी काफी अच्छा अवेयरनेस आया, या काफी अच्छा ब्रॉडर एक विजन बना रिगार्ड टुवर्ड सप्लाई चेन एंड प्लानिंग। व्हाट यू से? आरबी, आर यू लिसनिंग अस?
यार आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है बहुत ज्यादा आवाज में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब आ रही है आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि एमबीए के बाद काफी अच्छा एक ब्रॉडर विजन हुआ आपका टुवर्ड सप्लाई चेन एंड ऑल दैट। हम्म। बिल्कुल यार ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है साथ। उसका रीजन ये है कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हो, जैसे कि हमने किया आपने किया है, तो वहाँ पे जो ना बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो बहुत सी चीजें जो है ना आपसे डिस्कस की जाती हैं, आपको पढ़ाई जाती हैं। आपका स्कोप जो ना बहुत वाइड होता है काफी चीजों के बारे में। आप इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे होते हो, आप मैनेजमेंट भी पढ़ रहे होते हो, और क्योंकि आपका वैसे ही स्कोप बहुत वर्सेटाइल है, तो आपने सारी चीजों को जो है ना पढ़ना स्टडी करना होता है, जिसका एक सप्लाई चेन पार्ट होता है। जब आप एमबीए, क्योंकि स्पेशलाइजेशन फील्ड है, स्पेशलाइज फील्ड है, आप एमबीए सप्लाई चेन में करते हो, तो फर्दर जो है ना एंड डेप्थ आपको सारी चीजों का पता चल जाता है। जब आपको सारी चीजें एंड डेप्थ आप जाते हो, आप उसको स्टडी करते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो स्कोप है फिर वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। नॉर्मली ये तब होता है जब आप इस एरिया में काम करना शुरू करते हो, जॉब करना शुरू कर देते हो, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की थी, मेरी जॉब जो है वो डेवलपमेंट से, इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी सारी। उसके बाद जब मैंने एमबीए किया तो लकीली आई मूव इनटू सप्लाई चेन। तो जॉब करना और इसके अलावा आपने जब उसको पढ़ाई की हुई हो या स्टडी किया हो, तो ऑब्वियसली आपको जो है ना इसको काफी वाइड हो जाता है इससे। फराज, सॉरी सॉरी साहब, लाइट चली गई थी। सवाल रिपीट करेंगे अपना? डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है साहब? जी जी, प्लीज कंटिन्यू, वी कैन हियर यू वेरी, मतलब अच्छा अच्छा नेट चल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं, मैं पूछ रहा था कि सवाल क्या था आपका? नहीं, आरबी ने कुछ क्वेश्चन किया, आई थिंक सो। हेलो आरबी, प्लीज माइक ऑन करिए। जी जी जी। तो मैं बेसिकली फराज यही कह रहा था कि यार एमबीए करने के बाद ना साथ ही क्वेश्चन था कि आपका स्कोप जो है ना काफी वाइड हो गया है उसमें, सप्लाई चेन में। तो बेसिकली मेरा भी यही था कि यार आपने भी जो है ना एमबीए किया था, तो आपका भी जो है यही एक्सपीरियंस रहा है या आपका कुछ अलग है? नहीं नहीं यार, नहीं। फराज से आर यू टॉकिंग अबाउट? फराज बिल्कुल ऐसे ही है, फराज से पूछे, फराज व्हाट जी इज योर बिल्कुल। प्रेशर। लेकिन फराज का बिल्कुल, एक्चुअली ये है, मैं मैं फराज को आपको पर्सनली बताऊं देखता हूँ। कि फराज फराज एक मिनट, मैं फराज अपने मैं बारे में बताऊं थोड़ा कि फराज प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मेरा ये है कि जब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम भी हमें सप्लाई चेन के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे। तो उस टाइम भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था सप्लाई चेन आने का। इवन मैंने अपना प्रोजेक्ट भी प्रोक्योरमेंट में किया था उस टाइम, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है। इवन उस टाइम हमें प्रोक्योरमेंट बिल्कुल माइनर सा पढ़ाया था, लेकिन इंटरेस्ट था, उसको खुद स्टडी किया। मैंने, मेरे पूरे ग्रुप ने, हमने स्टडी किया, उसी के ऊपर हमने अपना फाइनल ईयर थीसिस भी दिया था। लेकिन फिर वही बात है कि आपको नहीं पता होता यहाँ पाकिस्तान में खासतौर पे कि आपकी पहली जॉब कहाँ लगी। पहली जॉब लगी वो प्रोडक्शन की फील्ड थी, प्रोडक्शन देखी, लेकिन वो प्रोडक्शन से ज्यादा इंटरेस्ट प्लानिंग की तरफ था उस वक्त भी, कि प्लानिंग में जाना है। फिर इसके साथ साथ जब सप्लाई चेन में इंटरेस्ट था, प्लानिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने फिर अपना एमबीए भी स्टार्ट कर दिया साथ साथ। फिर हबीब ऑयल में जब मैं आया, मैंने हबीब ऑयल में जॉब की 2 साल तकरीबन। वहां पर भी मैं प्रोडक्शन में था, लेकिन फिर मैं सप्लाई चेन के ज़्यादा, फिर मैं वहाँ उनकी टीम के साथ ज़्यादा बैठता था। सप्लाई चेन को जानने की कोशिश करता था कि प्रैक्टिकली क्या क्या हो रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वही इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर लकीली सब एमबीए कंप्लीट होने के बाद मुझे सप्लाई चेन में ही जॉब मिल गई, और एक अच्छा, इंटरेस्ट था। एक क्वेश्चन है फिर हमारे पास। सीखता रहा टाइम्स के साथ साथ। फिर क्या कहते हैं, जब जॉब मिली तो फिर एक्सपीरियंस में मजीद एरियाज ओपन हुए कि हाँ यार नहीं, कि इसके अंदर। जी जी। एक सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, आई थिंक, तो इसका आंसर कोई देना पसंद करेगा दोनों में से? व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लानिंग लेवल्स यू हैव इन्वॉल्व विद एंड हाउ? किस तरीके से होता है और कैसे क्या होता है, लाइक? यार बेसिकली जो ना कैपेसिटी प्लानिंग हम तब करते हैं जब हम सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं। सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग हम तब करते हैं जब हम डिमांड प्लानिंग करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो जब मार्केट से एक डिमांड फोरकास्ट आती है या डिमांड प्लान हमारे पास आता है, तो हम उस डिमांड प्लान की फिजिबिलिटी चेक करते हैं।
और उसकी फिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास जो कैपेसिटी होती है अवेलेबल, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं फैक्ट्री में, उसके साथ हम उस डिमांड प्लान को कंपेयर करते हैं कि आया ये डिमांड प्लान हम अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली हमारी कैपेसिटी होती है, और हमारे पास जो डिमांड आती है वो बेसिकली डिमांड प्लान होता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम बेसिकली एक कैपेसिटी प्लानिंग निकालते हैं कि कितने रिसोर्सेज हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, या आया हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्या वो डिमांड प्लान को पूरा करने के लिए इनफ है या नहीं है। तो इन सारी चीजों को जो है बेसिकली सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है ना वो कैपेसिटी प्लानिंग कुछ इस तरह से होती है। मटेरियल प्लानिंग की जहाँ तक बात है तो बेसिकली यार अगर मैं ओवरऑल आपको फ्लो बता दूं तो जब हम डिमांड प्लान करते हैं तो अगेन उसके बाद फिजिबिलिटी चेक करके सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग करने के बाद हम एक एग्रीड प्लान पे आते हैं। अगर मैं इसको थोड़े से जो है ना वो सिंपल वर्ड्स में समझाने की बात करूं कि अगर मेरे पास मार्केट से डिमांड आती है 2 लाख यूनिट्स की, तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है कि नहीं है। जब वो मैं चेक कर लेता हूँ तो उसके बेसिस पे मैं एक फिजिबिलिटी बनाता हूँ प्लानिंग अच्छा, की मीटिंग में ये सारी डिसीजन मेकिंग होती है। सही है। अच्छा ठीक है, वेरी साथ गुड। बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और सवाल है हमारे पास। व्हाट इज योर इनसाइट एंड ऑन हाउ टू, ये फराज अगर देना चाहे, व्हाट इज योर इनसाइट ऑन हाउ टू डिटरमाइन अप्रूव वेंडर सप्लायर मैन्युफैक्चर एंड हाउ वुड मेजर क्वालिटी? स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आप लोग स्क्रीन पे सवाल। अच्छा, इसके ऊपर इस सवाल पे मैं यही कहूँगा कि एंड प्रोडक्ट्स आपकी होती है, आपने एक प्रोडक्ट बनानी है, आपने अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाए, आपने अपने मेजर्स बनाए। आपको पता है कि आपको एक कोई भी मार्केट में ही आपने सर्च करना है कि कौन सा आपको वो प्रोडक्ट बनाकर दे सकता है। अगर मैं अपनी और एक इंटरनेशनल हमें देता है, तो मुझे पता है मार्केट में कौन सा किस चीज़ में एक्सपर्ट बैठा हुआ है, तो उसको हम अपने ही स्टैंडर्ड्स शेयर करते हैं कि हमें इस क्वालिटी की आपने प्रोडक्ट बना के देनी है। अगर मैं अपनी डोमिनोज की स्पेशल बात करूं तो हमें अगर कोई प्रोडक्ट बनानी है, अगर फूड से रिलेटेड, अगर कोई सॉस बनवानी है या कोई चीज़ बनवानी है या वॉट एवर जो भी फूड से रिलेटेड आइटम बनवाना है, तो हम अपने स्टैंडर्ड शेयर कर रहे होते हैं उनसे, अपने टेस्ट अपना शेयर कर रहे होते हैं, अपने स्पेसिफिकेशन शेयर करते हैं कि आप हमें ये बना के दें, तो वो हमें वो चीज़ प्रोडक्ट बना के दे रहे होते हैं। फिर क्वालिटी उसकी इंश्योर करने की मिल रही होती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितने, मतलब तो आया कंपनी मीट कर रही नहीं कर, हो जाता है उसी के अंदर। फिर उसी में आपको, अच्छा कुछ वेंडर्स कुछ कंपनीज होती हैं जो इंटरनेशनल होती हैं, कुछ के साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट हुए होते हैं, वो तो आपके अप्रूव वेंडर हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी क्वालिटी को फुलफिल कर रहे हैं। और हर दफा, अच्छा हर लॉट जब आती है आपके पास, आप उसको क्रॉस चेक भी कर रहे होते हो, उसको उसकी क्वालिटी के पैरामीटर्स भी मीट कर रहे होते हो उसको। अगर किसी मशीन के जरिए आपने उसकी प्रोडक्ट को टेस्ट करना है तो वो भी कर रहे होते हो। अच्छा, हर लॉट के साथ उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस भी होता है, उससे भी आप कि आपकी जो प्रोडक्ट आई है क्या वो मीट कर रही है नहीं कर रही है, आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे होते हो कि आपके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है जो चीज़ आप मांग रहे हो। अच्छा, वहीं से फिर आप प्रोडक्ट की वेंडर की सिलेक्शन भी कर रहे होते हो, क्योंकि इसी प्रोडक्ट के बहुत सारे वेंडर्स भी होते हैं, आप हर एक के साथ तो नहीं कर सकते। किसी के साथ आपको कॉस्ट को लेके चलना होता है, किसी के साथ आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके चलना होता है, किसी के साथ आप लॉन्ग। सही है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम इट्स बीन अराउंड 1 आवर, तो हम लोग अपने एंड की तरफ जा रहे हैं सेशन। इट्स बीइंग अ वेरी गुड सेशन। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था बट इट्स अ न्यू नॉर्मल आई कैन से।
ये ऑन एंड ऑन चलता रहता है, इंटरनेट का इशू भी है और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप दोनों से एक छोटा सा कमेंट लूँगा रिगार्डिंग बॉक्स ब्रेन एंड माय करंट एंड सेशन। तो व्हाट डू यू परसेप्शन, क्या आप लोगों ने, आरबी ने तो पहले ही मुझे ग्रीटिंग दे दी है कि बहुत अच्छे सेशंस हो जा रहे हैं, तो ये इस सेशन के बारे में क्या पैगाम, और इस सेशन से आपका जूनियर्स को क्या पैगाम है टुवर्ड इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हो या कोई और अदर फील्ड हो या सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, तो या कोई और जनरल टॉपिक के ऊपर, तो उसके बारे में प्लीज बनाएं, फिर देन वी हैव टू वाइंड अप आवर सेशन, रैप अप आवर सेशन टुडे। ठीक है, पहले तो मैं यार सॉरी यार साथ मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा था पर इंटरनेट के इश्यूज की वजह से जो है वो आवाज ऑडिबल नहीं थी, तो मैं कमेंट्स में इशू कर दूं, आंसर कर दूंगा उसका, नो इश्यूज। अच्छा, बाकी यार जूनियर्स के लिए मेरा मैसेज बेसिकली यही है कि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में भले जॉब कर रहे हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो ना भले इंजीनियर हो या किसी और फील्ड में हो, पर कंपटीशन हर फील्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप सस्टेन कैसे कर सकते हो मार्केट में, उसका सिर्फ यही है कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल्स को बढ़ाओ, ठीक है। अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल को आप कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप अपने स्किल सेट को एनहांस करोगे, ठीक है। अपने स्किल सेट को आप कैसे एनहांस करोगे, जब आप यार पढ़ रहे होते हो ना, तो आपके पास ओपन एरिया होता है ना, पूरा ग्राउंड होता है, आप जिस एरिया में जाना चाहो, जिस फील्ड में जाना चाहो आप जा सकते हो। आप सप्लाई चेन आपको सिलेक्ट करना है, आप सप्लाई चेन सिलेक्ट कर सकते हो। आपने जो ना इंजीनियरिंग की कोई फील्ड सिलेक्ट करनी है, आप वहाँ वो सिलेक्ट कर सकते हो। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना है, जहाँ जाना है आप जा सकते हो। क्वालिटी में जाना है आप जा सकते हो। तो बेसिकली वो एक टाइम होता है जिस वक्त आप पढ़ रहे होते हो, जो 4 साल आपके पास होते हैं, वहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, वहाँ पे आप शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकते हो, वहाँ पे आप इस तरह के इंटरेक्टिव सेशंस भी अटेंड कर सकते हो जिससे आपकी स्किल्स जो हैं वो थोड़ी सी एनहांस हो। तो बेसिकली यार मेरी सजेशन यही है कि इस टाइम को ना बिल्कुल ज़ाया ना करो। जितना भी आप ये 4 साल आपका टाइम है, आप कोशिश करो, आप सर्च आउट करो, आप चीज़ों को आप एक्सप्लोर करो, अपने सीनियर के साथ आप टच में रहो, मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं या आगे किन चीज़ों का स्कोप आने वाला है, उन चीज़ों के बारे में आप थोड़ी सी रिसर्च करो और वहाँ पे जो है आप अपना स्किल सेट जो है वो एनहांस करो। तो बेसिकली मेरी यही सजेशन है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच आरबी for your nice comment and nice suggestion toward our juniors. And Faraz, please. Faraz, please, आपके कमेंट क्या है? We have wrapped up our session. साहब तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं देख रहा होता हूँ आपके जितने भी होते हैं सेशंस, तो इस सीखने को बहुत मिलता है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेनर्स, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत नॉलेज तो है हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इससे यही पता चलता है बाहर मुल्कों में क्या हो रहा है। तो तुम्हारे सेशन से हमें सीखने को मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा अच्छा स्टेप है, इसको कंटिन्यू रखो ताकि तुम्हारे बहाने हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता रहे। बिकॉज सीखने सिखाने का अमल जो है ना, हमारे एक लास्ट ट्रेनर ने बोला था, हमेशा चलता है। माँ की गोद से सीखने सिखाने का अमल है और आखिरी दम तक सीखना सिखाना होता है। इट्स नॉट दैट कि लर्निंग प्रोसेस जो है रुक जाए। बिल्कुल आपने सही बोला। एंड व्हाट अबाउट जूनियर्स, उसके बाद हम फिर वाइंड अप। जूनियर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि फिलहाल स्टडी पे फोकस करें, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ऊपर। अभी तो खैर कोरोना चल रहा है, अगर कोरोना को आप साइड पे रखें तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। लेकिन हमारे बॉक्स ब्रेन सेशन देखें, उससे काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी। मुख्तलिफ सेशंस लें, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन गूगल भी है आपके पास, आप अपनी स्टडी बुक्स पढ़ें, रेलिवेंट एग्जाम्पल पढ़ें, केस स्टडीज़ पढ़ें, क्योंकि पहली जॉब में तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपको मार्केट में क्या चल रहा है, ये नॉलेज ही आपको पहली जॉब में आपको हेल्प करती है। जब आपकी पहली जॉब मिल जाए फिर उसके बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करें कि आपने करना क्या है, किस एरिया में जाना है। आया इंजीनियरिंग ही परस्यू आगे करनी है या फिर आपने MBA करना है या आपको व्हाटएवर कोई और फील्ड मिल जाती है आपने उसमें जाना है। क्योंकि जैसा साथ तुम्हें पता है, हम 09 बैच के लड़के हर फील्ड में ऑलमोस्ट हैं। कोई क्वालिटी में भी है, प्रोडक्शन में है, सप्लाई चेन में है, इवन CSS में है एक तो भाई। तो मुख्तलिफ है, आपको नहीं पता होता आप मेंटेनेंस में, बिल्कुल आपको नहीं पता आपकी पहली जॉब कहाँ लगनी है, उसके बाद ही आप अपने फ्यूचर को डिसाइड। Thank you so much guys for your lovely session. We are going to end our session. Okay, thank you. Bye bye. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.